एक बार फिर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। फार्मास्यूटिकल जो एस्पेक्ट है उसके बिहाफ पे आपको देखना है सब्जेक्ट से कि जो फॉर्मुलेशन आप बना रहे हैं वो फॉर्मुलेशन के अंदर कुछ कंटेमिनेशन है या नहीं है। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है वो बताता है आपको कि आपका फॉर्मुलेशन माइक्रोब लेवल को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक सर्टेन रेंज है, वहां तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां तक हम बात करते हैं टैबलेट, कैप्सूल या सिरप्स की। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्रल्स, यानी कि मान लीजिए जैसे इंजेक्शन है, एम्प्योल है, आई ड्रॉप है, ये जो फॉर्मुलेशन है यहाँ पर स्टेरिलिटी को मेंटेन करना होता है। स्टेरिलिटी जो टर्म है उसका मीनिंग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इट शुड बी 100% माइक्रोब फ्री। जो फॉर्मुलेशन आप बना रहे हैं अगर वो पेरेंटल जो कैटेगरी है उससे बिलोंग करता है तो आपका फॉर्मुलेशन माइक्रोब फ्री होना चाहिए। अदरवाइज क्यों होना चाहिए? बिकॉज इट इज डायरेक्टली कंसर्निंग विद आईवी। आईवी रूट से उसको दिया जाएगा, तो ब्लड स्ट्रीम में जब वो सीधा इंजेक्ट किया जा रहा है तो इट शुड बी स्टेराइल। अदरवाइज क्या होगा, वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा और सीरियस इन्फेक्शन भी उसकी वजह से हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट हो गया जो कंटेमिनेशन है इसको चेक किया जाता है जो माइक्रोबियल लोड है। सेकेंड जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है, इट इज द सोर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। देयर इज अ लॉन्ग रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स और स्टार्टिंग से लेके जो अब तक की ड्रग्स हैं उसमें मेजर जो कैटेगरीज हैं उनके सोर्सेज अभी भी स्टिल दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आप बात करते हैं जो पेनिसिलिन जो कैटेगरी है उससे, या फिर फोर्थ जनरेशन जो एंटीबायोटिक्स है, हम लोग इसमें आगे देखेंगे सल्फोनेमाइड जैसे कल ड्रग आई थी। तो ये जो ड्रग्स हैं अभी जो चल रहा है फोर्थ जनरेशन में, सेफेलोस्पोरिन्स, सेफिलेक्सिन, सेफपोडॉक्सिम, ये जो नेम्स आप लोग जो एंटीबायोटिक्स के देखते हैं दे आर फ्रॉम originated from fungi Cephalosporium. After this, the production of antibiotic, next work is it gives the information about infection. There are number of disease और जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, उसके बिहाफ पे आप देख सकते हैं germ theory of disease है, it shows that for a particular disease a particular microorganism is responsible. ठीक है, तो इसलिए जो सेकंड है इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, थर्ड इज द इन्फेक्शन, लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है दैट इज फर्मेंटेशन। लास्ट वन इज द फर्मेंटेशन। तो ये बेसिक जो एप्लीकेशन है वो है। जो क्लासिफिकेशन पार्ट है उसमें आपको देखना है जो मेन जो कैटेगरीज हैं वो बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। टेक्सोनॉमिकल एस्पेक्ट हम लोगों ने देखे। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जो टेक्निकल टर्म्स कुछ रह गई थी, स्पीसीज जैसे कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो इनके ऊपर आ जाता है।
So species means a collection of bacterial cell which share an overall similar pattern of traits in contrast to the other bacteria whose pattern differs significantly. तो जैसे हम लोगों ने प्लांट किंगडम और जो एनिमल जो किंगडम है वहाँ स्टडी किया वैसा ही है. एक टर्म इसमें आता है स्ट्रेन या वेराइटी. स्पीशीज हम लोग वहां पे भी यूज करते हैं, बट स्ट्रेन जो टर्म है, व्हाट डज इट मीन? It is a culture derived from a single pattern that differs in structure of metabolism from other cultures of that species. So it is a culture which is derived from a single parent. जैसे रॉबर्ट कॉच ने काम किया था आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, तो अगर आपने ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रेन या सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है उसका कल्चर आपने सेपरेट किया कहीं से, तो वो स्पेसिफिक वेराइटी या स्ट्रेन कहलाएगा इन टर्म्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. एंड टाइप्स, दैट इज द सब स्पीशीज that can show the difference in the antigenic makeup, serotype, and it is susceptible to bacterial viruses and in pathogenicity. फर्स्ट पार्ट में ये था. आज हम लोग इसका जो फार्मास्यूटिकल जो एप्लीकेशन है उसको देखेंगे. अपना माइक्रोफोन बंद करिए. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ये पॉइंट हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था. हाँ बताओ. सर पारुल कब से ज्वाइन होने की कोशिश करी है बट वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है. उसका कुछ नेटवर्क का हो रहा है इशू. मैंने 2-3 बार उसको एडमिट किया है बट ज्वाइनिंग होने में टाइम लग रहा है, तो उनका अपना नेटवर्क का प्रॉब्लम है. हो जाएगा ठीक. तो जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था ये उसी का एग्जाम्पल है कि अगर आपके जो फॉर्मुलेशन है उसमें अगर कोई कंटेमिनेशन है तो उसके लिए जितने भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो एक लैब को रखते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग लैब है. तो जैसे हम लोगों ने विजिट किया था इंडस्ट्रियल विजिट, अगर आप लोग गए थे उसमें, सो इन दैट केस जितने भी जो प्लांट है वहां पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग लैब. तो वो जो लैब है, जैसे कि जो पिक्चर है आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो पेट्री डिश है वो बनाए जाते हैं और उसमें चेक किया जाता है कि माइक्रोबियल लोड है कि नहीं है. ये प्रैक्टिकल का एस्पेक्ट भी आपका. सो इन दैट ऑल्सो वी विल टेक इन डिटेल. यहाँ पे आपको देखना है कि जो माइक्रोबायोलॉजिकल लैब है वो दूसरी लैब से डिफरेंट क्यों होती है. ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस. तो जैसे ये जो शेप है बैक्टीरिया का, बैसिलस फॉर्म, लैक्टोबैसिलस और जितने भी जो सेकंड वन इज फंगाई, स्पोरेंजियम पार्ट इसमें दिख रहा है. वायरसेस जैसे बैक्टीरियोफेज इसमें टर्म आता है, अगर बैक्टीरिया इससे अटैच हो जाता है तो वायरस ऐसा दिखेगा. प्रोटोजोआ एंड एल्गी. अब यहाँ पे अगर आप लैब लेवल पे बात करते हैं तो जो केमिकल लैब है या आपने बायोकेमिस्ट्री का लैब देखा, तो हम लोगों के कॉलेज लेवल पे जो लैब है वहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं रिएजेंट्स और इनको. बट जैसे आप इसको स्पेसिफिकली देखना चाहें तो यहाँ पर कंटेमिनेशन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते आप. यानी कि यहाँ पे जितना भी जो फर्नीचर होगा अगर आप उसको केमिकल लैब से कंपेयर करें तो वहाँ पे जितने भी टर्म्स और जो पैरामीटर्स हैं वो ऐसे रखे जाएंगे कि मिनिमम कंटेमिनेशन के चांसेस हैं.
मिनिमम, बिकॉज हम लोग यहाँ पे स्टेरिलिटी वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, और इसका लैब का कुछ पार्ट है वो स्टेराइल भी आप लोगों को मेंटेन करना पड़ता है, जहाँ पर जो लेमिनार एयर फ्लो है वो रखते हैं, बट एटलीस्ट जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वहाँ पे मिनिमम कंटेमिनेशन होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ फोटोज हैं, जैसे बैंक सरफेस ऐसा होना चाहिए, फ्लोर्स जो है इट शुड बी कवर टू द वॉल फॉर द इजी डीकंटेमिनेशन। और ये एक डायग्राम बता रखा है प्रेशर को रिलीज करने के लिए। लेमिनार जो एयर फ्लो है, जैसे अगर आप लोग ओटी में जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स, या जो हम लोग इंडस्ट्री में गए थे, तो वहां पे सीधा जैसे आप गेट को खोलते हैं तो एक फ्लश आता है एयर का, हैपा फिल्टर्स उसको कहा जाता है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। तो वो जो एयर है वो आपके अंदर जो भी कुछ माइन्यूट क्वांटिटी में जो कंटेमिनेशन है उसको भी रिमूव आउट वो कर देता है। तो जो प्रेशर है वो लीनियर वे में होना चाहिए, ज्यादा से कम की ओर, और जो लैब है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन। फर्दर अगर हम देखें तो ये एक डायग्राम है, एक फोटो है, इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर आप देखें तो ये लैब का स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी कि इसमें अगर आप इसको कोई और लैब से कंपेयर करें तो एक तो स्पेशियस ज्यादा है, आप देखिए केवल जो इसका सेंट्रल पार्ट है वो यूज में लिया गया है, और वहां पर ही जो स्लैब है, जो प्लेटफॉर्म है वो है, और मिनिमम इक्विपमेंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिएजेंट्स, बिकॉज यहाँ पे जो भी आप रखेंगे उसमें कंटेमिनेशन है कि नहीं पहले तो वही चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वही अपने आप में सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन क्रिएट कर देगा। और इसका फ्लोर अगर आप देखें, डिसइंफेक्टेंट मोपिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे उस लेवल को बिल्कुल हाई लेवल से मेंटेन करना होगा। अगर स्टेरिलिटी मेंटेन हो पाता है इट इज वेल एंड गुड, बट वो डिफिकल्ट है, इसलिए आप मिनिमम जो कंटेमिनेशन है उसकी बात करते हैं। तो ये जो फोटो है ये आपको बताता है जो क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्टिंग है माइक्रोबियल लैब की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये वही लैब है और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो बता रखा है, यानी कि अगर कोई पर्सन इसमें काम कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन और जो मैनेजर जो इंचार्जेस हैं, एक्चुअली क्या होता है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, अगर हम इसका बात करें फार्मास्यूटिकल जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो भी आप फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, आपका जो फॉर्मुलेशन है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, यानी कि मान लीजिए रॉ मटेरियल के लिए जितने भी जो केमिकल्स इंडस्ट्री में आए हैं, सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है वो कितना प्योर है। सेकंड ये चेक किया जाएगा कि उसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, बिकॉज अगर आप रॉ मटेरियल मान लीजिए आप टैबलेट बना रहे हैं, तो टैबलेट के लिए जो एक्सिपिएंट काम में ले रहे हैं आप, अगार है, ग्वार गम है, सो मेनी एक्सिपिएंट्स आर देयर, स्टार्च है, ठीक है। अगर आप लोग जो 4th सेमेस्टर है, जो 5th सेमेस्टर है, उसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट आएगा, उसमें आप लोग देखेंगे, सो देयर आर सो मेनी इंग्रेडिएंट्स इन अ सिंगल फॉर्मुलेशन। अब अगर उसमें एक भी सिंगल कंपोनेंट में थोड़ा भी कंटेमिनेशन है तो इट कैन जनरेट नंबर ऑफ कॉलोनीज, और उसके चलते सारा फॉर्मुलेशन आपका बेकार हो सकता है, और जो बैच है वो खराब हो सकता है, और उसमें लॉस इंडस्ट्री का है, जो वर्किंग जो पर्सन है उनको निकाल दिया जाएगा, और क्या करेंगे, बट फाइनली जो बियर करना है वो इंडस्ट्री को करना है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रिकॉशंस है वो हाई लेवल के लिए जाते हैं। ये एक
चैम्बर है, वाटर डिस्टिलेशन यूनिट, जैसा आप देख रहे हैं। तो इसको आप वो कंपेयर अपना वो कर सकते हैं जो लैब स्केल पे आपने यहाँ पे देखा अपने स्कूल में, या जो दूसरी इंडस्ट्रीज में आप जाएंगे जो प्योरली वो केमिकल के ऊपर बेस्ड काम करते हैं। बिकॉज जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो लेबोरेटरी है वो हर कोई मेंटेन भी नहीं करता है, हर इंडस्ट्री में ये लैब हो कंपलसरी नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना सैंपल बाहर चेक कराते हैं, तो उनके वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मान लीजिए, या वो इसको बियर अप नहीं कर पाते हैं तो पे तो करना होगा, बिकॉज इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ही ज्यादा है। नेक्स्ट इज ग्लासवेयर्स। ग्लासवेयर्स अगर आप लोग देखें और कंपेयर करना चाहें तो जो केमिस्ट्री लैब है उसमें आप लोग सीधा बीच में कहीं पे शेल्फ में रख दिया है और कहीं से उठा लिया है रख दिया है। बट यहाँ पे अगेन आपको फोकस करना पड़ेगा कि जो केमिस्ट्री है वो ये बताती है कि उसमें कोई और तभी ठीक है थोड़ी, अपने तो बहुत, बट यहाँ पर आपको देखना होगा अपने यहाँ से ज्यादा कई बीती है उनके यहाँ की, कंटेमिनेटेड बहुत तो ज्यादा नहीं है, वो कंटेमिनेटेड तो नहीं है। इसलिए हर एक जो ग्लासवेयर है उसको आपको इसका भी सैम्पलिंग लेना होता है कि मान लीजिए जो ग्लासवेयर है आप इसको स्टेराइल वाटर इसमें यूज कर रहे हैं, तो जैसे आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो स्टेराइल ग्लव्स तो पहने ही होंगे आपको लैब में, ग्लव्स स्टेराइल सिंगल यूज जो ग्लव्स आते हैं उनको आपने पहना, बीकर या जो मेजरिंग जो सिलेंडर हैं, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हैं, बॉटल्स हैं, रिएजेंट बॉटल्स, ड्रॉपर ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, इनको आपने निकाला तो सबसे पहले एक सैंपल आप देंगे और खुद चेक कर लेंगे, बिकॉज कंटेमिनेशन चेक करना लैब का तो रूटीन वर्क है। जो भी रिएजेंट हैं, जो भी ग्लासवेयर्स हैं, इवन लैब के जो डिफरेंट कॉर्नर्स हैं वहां पे कल्चर प्लेट को रखा जाता है, उसमें नंबर ऑफ कॉलोनीज कितनी जनरेट हो रही हैं मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, ये चेक किया जाता है। बिकॉज ऐसा क्यों है, अगर ये सब नहीं किया जाएगा तो मान लीजिए कोई एक फॉर्मुलेशन का सैंपल आया और आपने लगा दिया सैंपल, और जो माइक्रोवेव लोड आ रहा है तो आप ये बता ही नहीं पाएंगे कि वो सैंपल की कंटेमिनेशन की वजह से आया है, या हो सकता है आपके लैब में जो ग्लासवेयर आपने यूज किया हो वो कंटेमिनेटेड हो, रिएजेंट आपने चेक नहीं किया और यूज में ले लिया, हो सकता है वहां पर हो इशू। तो इसलिए यहाँ पर काम करने के लिए आपको ऑन द टोज तो होगा ही, बट स्टेरिलिटी तक मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें सेंट्रीफ्यूज। स्टेरिलाइजेशन का ये एरिया है जहाँ पे सेंट्रीफ्यूज, लेमिनार एयर फ्लो, इन सबको रखा जाता है। ये कल्चर रूम है। हमारी जो लैब है माइक्रोबायोलॉजी की लैब में, अगर आपने लैब विजिट किया था ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर कभी भी, तो हम लोगों के यहाँ पे भी एक चैम्बर ये रखा हुआ है जहाँ पे जो कल्चर का जो ट्रांसफर है वो हम लोग करते हैं, और हैपा फिल्टर्स, लेमिनार जो एयर फ्लो है वो इसमें यूज में लिया जाता है जिससे कि स्टेरिलिटी मेंटेन रहे। अब अगर आप इसको देख रहे हैं ना, तो ये जो गेट लगा हुआ है इसके बाहर आप देखिए, जो ग्लासवेयर अभी हम लोग जो पिक्चर में देख रहे थे वो ग्लासवेयर इसका बाहर का पार्ट है, और ये जो एक पर्टिकुलर चैम्बर है ये उस पार्ट से बिल्कुल आइसोलेटेड है, और ये स्टेराइल चैम्बर है। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी जो लैब है उसका कुछ पार्ट आपको स्टेराइल मेंटेन करना होगा, यानी कि दिस इज 100% माइक्रो फ्री। तो जो पेरेंटल जो फॉर्मुलेशन है वो भी आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं, और जो कंटेमिनेशन है वो भी यहाँ पर। तो आप जो शिफ्टिंग वाला वर्क होता है ना, कि मान लीजिए आपने सैंपल बनाया उसको आपको शिफ्ट करना है या रिएजेंट में डालना है, जो कल्चर प्लेट है उसमें इनोकुलेशन करना है, आगे हम लोग जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे, बोथ इन प्रैक्टिकल एंड दिस। इंक्यूबेटर्स आर देयर। तो इसमें आप देखें जैसे हम लोगों का फर्स्ट जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था उसमें हम लोगों ने एक लिस्ट को देखा था
बीओडी इंक्यूबेटर्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो होता क्या है कि एक्चुअली जो कल्चर मीडिया है आपने बनाया है, तो एक बायोकेमिकल फ्लूइड तो वो है ही। अब जिसकी स्टडी आप कर रहे हैं वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही, भले ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बट लिविंग है। तब उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना होगा, जो टेम्परेचर है सर्टेन लेवल से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो वो जो पर्टिकुलर जो कंडीशंस हैं वो सब मेंटेन करके आप जो पेट्री डिश है, जो सैंपल प्लेट्स हैं, उसको यहाँ पर रखेंगे इंक्यूबेटर्स में, और अकॉर्डिंगली जो टाइम ऑफ इंक्यूबेशन है उसको मेंटेन करेंगे। और जब आपको सैंपल निकालना है, जब आपको जो पेट्री डिश है उसको ऑब्जर्व करना है, निकालेंगे और चेक करेंगे। नाउ जीएमपी गाइडलाइंस, अगर आप लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करते हैं तो आपको गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस हैं, इट इज फ्रॉम WHO या FDA, ये जो सेंट्रल बॉडीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है या पर्टिकुलर जो लैब है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और वहां पर काम करने के लिए मिनिमम क्या है, या हम कहेंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। कुछ स्टेप्स हैं वो वैसा ही होना चाहिए, उसके बिना नहीं हो। कि मान लीजिए आपको लैब में गए हैं तो एप्रन तो होना ही चाहिए, ग्लव्स आपने सिंगल यूज वाले लिए हैं, नहीं लिए हैं, रीयूज तो नहीं कर रहे हैं। तो हर एक चीज का आपको जो पैरामीटर है वो फिक्स करना होगा, और इसकी जो मॉनिटरिंग है वो देखनी होगी। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो यही है, टू मिनिमाइज ह्यूमन एरर। बिकॉज ज्यादातर क्या होता है, अगर आपने फोकस नहीं किया तो आप ही सोर्स बन जाएंगे कंटेमिनेशन के। फिर आप बता देंगे कि नहीं, जो सैंपल है उसमें तो ये रीडिंग आ रहा है और मैंने तो इसको 2 बार किया 3 बार किया, इसमें तो जो माइक्रोबियल लोड है वो यही आ रहा है, फिर क्या किया जाए। तो फिर जो हाई लेवल के अथॉरिटीज हैं वो आपके साथ में कोई और काम कर रहे हैं शिफ्ट में। एक्चुअली इंडस्ट्रियल लेवल पे आप लोग जाएंगे तो डिफरेंट शिफ्ट में काम करेंगे, ABC, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। तो शिफ्ट में फिर जब चेंज हो गई है तो दूसरे को भी वो वही सैंपल देंगे, उसका कोड चेंज कर देंगे। तो ऐसे जब आप, क्योंकि जो गलत चीज है वो तो छुप नहीं सकती ना, वो तो पकड़ में आएगा ही। तो इसलिए मिनिमम ह्यूमन एरर की बात होती है। यहाँ पे ये नहीं लिखा दैट जीरो ह्यूमन एरर, जीरो हो सकता है क्या, गलती होने के तो चांसेस हैं, बट माइनर लेवल, मॉडरेट लेवल, मेजर लेवल, इन सबको देखा जाता है ड्यूरिंग वर्किंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में अगर आपने ज्वाइन किया है, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, बी फार्मा हो गया है, इंडस्ट्री आपने ज्वाइन कर ली है, तो स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग जो पीरियड है उसमें वो भी जानते हैं कि कुछ चांसेस हैं, तो वहां पे आपको डाटा जाएगा, बताया जाएगा। बिकॉज वो सीरियस इशू हो सकता है, उसकी वजह से पूरा बैच खराब हो सकता है और लाखों का नुकसान उसमें एक बैच में हो सकता है। सेकंड पॉइंट इज टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस जितने भी फॉर्मुलेशन है, टू एंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एक्चुअली अगर आप लोग कंपेयर करते हैं, हम लोग ब्रांडेड कंपनीज की साइड क्यों फोकस करते हैं, बिकॉज दे एंश्योर द हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। रैनबैक्सी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, फाइजर, मैनकाइंड, ये सब कुछ नेम्स हैं, सन फार्मा, जो ब्रांडेड हैं, यानी कि इनके जितने भी जो सैंपल्स हैं ऑथेंटिक हैं अबाउट। तो इस कंडीशन में उनके ऊपर डाउट नहीं रहता, और उनके जो प्रोडक्ट हैं डॉक्टर्स भी कोई डाउट नहीं रहता और उनको फ्रीली यूज करते हैं। बट कोई नई कंपनी है, हालांकि जब भी कोई वो कंपनी आती है तो एस्टेब्लिश होती है, ये सब भी जब आए थे, जब नए थे, मैनकाइंड को देखिए, सन फार्मास्यूटिकल्स को देखिए। बट अगर आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो इंश्योरिटी अपने आप जनरेट होती है विद इन टाइम पीरियड।
नेक्स्ट इज द सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन। तो पहला सोर्स तो आप खुद है। अगर आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मेंटेन नहीं करते हैं तो वो डेफिनेटली आप भी सोर्स हो सकते हैं। सेकेंड वन इज एयर एंड एनवायरमेंट। थर्ड वन इज इक्विपमेंट, क्योंकि ऑलरेडी आप लैब में एयर को मेंटेन कर रहे हैं, हेपा फिल्टर्स लगा रहे हैं, इक्विपमेंट है उनमें जो कंटेमिनेशन आप खुद चेक कर रहे हैं, करवा रहे हैं, मॉनिटरिंग चल रही है। सरफेसेस है, जो मॉपिंग है सरफेस का वो सारा हो रहा है। हाउसकीपिंग है वो सही ढंग से काम कर रही है। अदर्स में कुछ और सोर्सेज आ सकते हैं, बट देखिए सबसे पहला सोर्स तो आप खुद है, क्योंकि खुद की गलती कोई मानता नहीं इतनी इजीली। तो खुद के ऊपर ही पहले सबसे पहले फोकस करना होता है, बाकी सारे फैक्टर्स बाद में। नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज रेंज। अगर हम कंपेयर करना चाहें पॉलन, बैक्टीरिया, मोल्ड, डस्ट, स्मोक एंड वायरस, तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं हाइपर सेंसिटिविटी या इस टाइप के जो रिएक्शंस हो जाते हैं, तो इसका साइज लगभग 50 माइक्रॉन्स। बैक्टीरिया का साइज देखें आप 5 माइक्रॉन से कुछ ज़्यादा भी पाए जाते हैं। दिस इज नियर अबाउट 7.50 माइक्रॉन्स। ओके, मोल्ड्स अगर आप देखें जो फंगाई हैं, यीस्ट एंड मोल्ड्स, तो दे आर अप टू 5 माइक्रॉन। डस्ट पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन जो शो करते हैं दे आर लेस देन 5 माइक्रॉन्स। और अगर हम सारी रेंज को कवर करें तो ये रेंज है। स्मॉक दैट इज 0.2 to 1 माइक्रॉन एंड वायरसेस इज लेस देन 0.2 माइक्रॉन। इसीलिए अभी जैसे हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं तो सारे मास्क वायरस को रोक पाएंगे क्या? मास्क लगा के सब लोग घूम रहे हैं, बट वो N95 को भी कुछ इशू आ गया और ये सब जो चीजें चल रही हैं, बिकॉज इतनी 0.2 माइक्रॉन साइज पे अगर आप जाएंगे तो सफोकेशन हो जाएगा। अभी कुछ रिव्यूज आ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है अगर आप ज़्यादा टाइम तक जो वर्किंग पर्सन्स हैं वो यूज़ करेंगे तो इसलिए बेटर है कि आप क्वारंटाइन रहें, घर में रहें, ताकि आप कम से कम सही ढंग से सांस तो ले पाएँ। अभी ये स्टेज नहीं आई कि घर पे भी आपको मास्क यूज़ करना पड़े। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट मेथड। Microbiological tests for the pharmaceutical fall into the categories, several categories हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक जो लैब के जो